हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को पूरे डिटेल के साथ। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। आज डेट है 7 अगस्त 2020 और आज से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सब आपको मिलेंगे, वो भी पूरे डिटेल के साथ। चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अब मेरा क्वेश्चन हुआ कि 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अगर आपको याद होगा 1905 की कहानी, तो 1905 क्यों फेमस होगा, तो आपको पता होगा कि 1905 फेमस है लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया हुआ था उसके लिए। तो जब बंगाल का विभाजन पता होगा तो आपको स्वदेशी आंदोलन निश्चित रूप से ही पता होगा, क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, जब स्वदेशी आंदोलन पता होगा तो ये भी पता होगा कि इसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त को ही हुई थी। इसी के कारण 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार ने लिया कि 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। पहली बार 2015 में चेन्नई में मनाया गया था। इसे मनाया क्यों जाता है, तो मनाने का उद्देश्य यही है कि हथकरघा उद्योग के महत्व को समझाना और बुनकरों की आय को बढ़ाना। क्योंकि 7 अगस्त को जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसमें घरेलू उत्पादन की इकाई को बढ़ावा दिया गया था और यह कोलकाता के टाउन हॉल में यह आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसमें काफ़ी नारे भी किए गए थे, जैसे बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, वंदे मातरम, यानी पूरे कलकत्ता में उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। एक्चुअल ब्रिटिश सरकार थी, उसने बोला कि यह प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बंगाल को 2 भागों में बांट रही है, एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह सांप्रदायिक विभाजन था। पूर्वी बंगाल जो था वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और पश्चिमी बंगाल था वह हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो वो सांप्रदायिक विभाजन करना चाहती थी ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों एक दूसरे से अलग रहें और उनकी राजनीति फल फूल सके। इसी के कारण बंगाल का विभाजन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के प्रतीक को अपने सिक्के पर चित्रित करने का फैसला किया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ब्रिटेन। जी हाँ, इंग्लैंड ने महात्मा गांधी के प्रतीक को अपने सिक्के पर चित्रित करने का फैसला किया हुआ है। इंग्लैंड के वित्त मंत्री ऋषि सुनक के ऑफिस ने यह बतलाया कि अश्वेत शख्सियत महात्मा गांधी की उपलब्धि, उनके प्रयास के कारण उनकी तस्वीर को सिक्के पर जारी किए जाएंगे। इसके लिए वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी को इसके बारे में बतलाया। अब आपको बतला दें कि रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी क्या है, तो यह सिक्के की थीम को और डिजाइन का प्रस्ताव करता है। तो इसके साथ वित्त मंत्री का वहां पर बात हुआ। अब यह काम किसने किया है, तो यह काम ब्रिटेन ने किया। तो ब्रिटेन के बारे में जानते हैं कि इसकी राजधानी लंदन है, यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, क्वीन एलिजाबेथ टू है और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। चलिए आगे चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज के वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज का तीसरा क्वेश्चन, मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे मनोज कुमार सिन्हा। मनोज सिन्हा जी अब नए उपराज्यपाल बन चुके हैं। यह इनका जन्म जो हुआ था 1 जुलाई 1959 को इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बीएचयू के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट 1982 में जब बने, तब से इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। यह 1996 में 1996 में पहली बार यह लोकसभा सदस्य बने, यानी एमपी बने। यह पूर्व कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और रेलवे के राज्य मंत्री के रूप में भी यह कार्य कर चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर हुआ, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन उसे 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर दूसरा लद्दाख में विभक्त कर दिया गया, 2 बांट दिया गया। तो जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उसकी राजधानी, 2 राजधानी थी, एक थी श्रीनगर और दूसरा था जम्मू। तो
श्रीनगर समर कैपिटल थी और जम्मू जो था यह विंटर कैपिटल था। जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उसके लास्ट गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, जो 2018 में से 2019 तक गवर्नर के पोस्ट पर है। और लास्ट सीएम महबूबा मुफ्ती थी, जो 2016 से लेके 2018, यानी जब जम्मू कश्मीर को विभक्त करके 2 यूटी बनाया गया उस समय वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड संविधान का एक अनुच्छेद था जो 370 था। इस एक्ट को मतलब इस अनुच्छेद को अब निरस्त कर दिया गया। अब थोड़ा इसके जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बना, लेकिन जम्मू कश्मीर जो बना तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा रहेगी दिल्ली की तरह, जिस तरह दिल्ली पांडिचेरी ये यूटी के साथ साथ यहाँ पर सीएम भी होंगे यानी विधानसभा भी होगी। और जो दूसरा बनेगा लद्दाख वो सिर्फ यूटी रहेगा, उसमें विधानसभा नहीं रहेगी। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा का सीएम का पोस्ट अभी खाली है। तो यहाँ के एलजी, तो यहाँ के प्रथम एलजी थे जीसी मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया। अब उसके जगह पर मनोज सिन्हा को यहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। और दूसरा था लद्दाख, तो लद्दाख के पहले एलजी थे आरके माथुर, और मनोज सिन्हा जो है यह जम्मू कश्मीर यूटी के दूसरे एलजी बनेंगे। चलिए आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 2022 तक यानी 18 महीना का इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी। अजय त्यागी का कार्यकाल यह दूसरी बार बढ़ाया गया। इसके पहले उनका कार्यकाल 6 मंथ के लिए बढ़ाया गया था, अब फिर 18 मंथ यानी टोटल 2 वर्ष इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। यह 28 फरवरी 2022 तक इस पोस्ट पर रहेंगे। यह एक आईएएस ऑफिसर है। अब सेबी, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 यानी 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 30 जनवरी 1992 में सेबी एक्ट को पारित करके इसे एक वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। वैधानिक संस्था क्या होता है? तो जब किसी को एक्ट पारित करके कोई संस्था स्थापित किया जाता है तो उसे वैधानिक संस्था बोला जाता है। और संविधानिक संस्था का मतलब ऐसा संस्था जिसका संविधान में उल्लेख है, यानी उसके लिए कोई आर्टिकल है। यानी सेबी के लिए कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन इसे एक एक्ट के थ्रू पारित करके बनाया गया। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सेबी कार्य क्या करता है? तो सेबी इंडिया कैपिटल मार्केट शेयर बाजार को मॉनिटर और रेगुलेट करता है। अगर आप बाजार मूवी देखे होंगे तो उसमें सेबी का आप कार्य को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के 5वां क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा भारत में पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड। यह पहली बार हो रहा है जिसमें स्लो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर का उत्तराखंड में स्थापना हो रहा है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के जंगलों में इसका होगा। अब इसकी स्थापना के बारे में यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतलाया। यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। इसकी राजधानी, 2 राजधानी है, एक राजधानी है देहरादून, दूसरी राजधानी है गैरसैंण। देहरादून विंटर कैपिटल है, गैरसैंण समर कैपिटल है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग एक नया राज्य के रूप में, इसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है। इसे देवभूमि भी बोला जाता है। इसका हाई कोर्ट नैनीताल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में श्यामल चक्रवर्ती का निधन 6 अगस्त 2020 को हुआ। वह क्या थे, यानी किस क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि थी? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह एक पॉलिटिशियन थे। यह सीपीएम के सीनियर लीडर थे। इनका निधन कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हुआ। यह कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुए थे जहां इनका निधन हो गया। यह 76 वर्षीय थे। डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल में यह 3 बार परिवहन मंत्री रह चुके हैं। 1982 से लेकर 1996 तक यह परिवहन मंत्री रहे। यह सीपीएम जो है, यह सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, यह एक राष्ट्रीय दल है, उसके ये नेता थे। चलिए आगे चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2020 अगस्त तक 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते को पार कर गई है। इस योजना की शुरुआत कब की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब होगा ऑप्शन सी
यानी इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। और सब इसको बता दें कि जिस दिन इसकी शुरुआत करी गई उसी दिन यह 15 मिलियन बैंक खाते खुले गए, यानी गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम चला गया कि पहले दिन 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए। इस योजना का लक्ष्य था फिनेंशियल सर्विस को एक्सपेंड करना। इसका लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके लॉन्च करने की घोषणा 15 अगस्त 2014 को, यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च करने की घोषणा बतलाया था। और इसके लिए मिनिस्ट्री और फिनांस जिम्मेदार है, यानी उसके अधीन इसको देखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? यह एक बुक है जिसके लेखक का नाम बताना है। आपके पास 4 जवाब है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी यतीश यादव इस पुस्तक के लेखक है। तो यतीश यादव कौन है? तो यतीश यादव एक पत्रकार और लेखक है जिन्होंने इस पुस्तक में रॉ द्वारा जो वीरतापूर्ण कार्य की गई उसकी झलक को दिखाने का प्रयत्न किया है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि कैसे बड़े बड़े जो ऑपरेशन हो तो उसको अंजाम दिया जाता है। अब रॉ ने किया तो रॉ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रॉ का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यह एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसकी स्थापना प्रसिद्ध स्पाई मास्टर RN काउ ने किया हुआ था। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। तो 1968 में स्थापना करने की जरूरत क्यों? क्योंकि 1962 में आपको पता होगा कि भारत का चाइना के साथ युद्ध हुआ था और 1965 में पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो इस दोनों युद्ध में इंटेलिजेंस के काम करने के लिए जरूरत पड़ी, इसके लिए इसकी स्थापना की गई रॉ। इसके प्रमुख अभी सामंत गोयल है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। और रॉ कार्य क्या करता है? तो विदेशों से सूचना को प्राप्त करता है कि विदेश में इसके लोग रहते हैं और वहां से ये सूचना प्राप्त करता है कि हमारे देश पर कोई विदेशी कैसे अटैक कर रहा है, उसके बारे में आतंकवादी गतिविधि क्या है उसकी सूचना इकट्ठा करके अब देश को विदेशी हमले से बचाता है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। अब रॉ जो होता है, रॉ के लिए कौन मंत्री? तो प्रधानमंत्री क्या आता है, यानी प्रधानमंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए आगे चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन के लिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब नए कैग कौन हो गए? 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू अब नए कैग होंगे। यह राजीव महर्षि की जगह लेंगे। यह भारत के 14वें CAG बनेंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में, यह जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे जो रिजाइन दिए हुए थे वहाँ से। उनके जगह पर मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल वहाँ पर बनाया गया। इनका कार्यकाल 8 अगस्त 2020 से शुरू होगा। अब कब तक ये पोस्ट पर रहेंगे? तो ये 6 वर्ष तक पोस्ट पर रहेंगे या 65 वर्ष की आयु जब तक प्राप्त करेंगे, यानी जो पहले हुआ उसमें ये रहेंगे। इनको 2.5 लाख रुपया सैलरी मिलेगा। अब ये 1985 बैच के IAS ऑफिसर है जो गुजरात कैडर के थे। जब गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के CM थे तो ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह अनुच्छेद 148 के अनुसार यह पोस्ट है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक कैग के बारे में बतलाया गया है। इसका कार्य क्या है? तो कैग का कार्य होता है भारत सरकार या राज्य सरकार के सभी आय व्यय का ऑडिट करना। और कैग जो है यह भारत में सीनियरिटी में नहीं, रैंक वाइज देखेंगे तो 9वां पोजीशन है, 9वां रैंक है। और इसका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लोगों के लिए केंद्रीय और राज्य योजनाओं के प्रभावी कुशल वितरण के लिए विशिष्ट पहचान पत्र परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी हरियाणा। हरियाणा में अब आपको सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए या तो राज्य सरकार की योजना या केंद्र सरकारी योजना, उसके लाभ लेने के लिए अब आपको यानी बहुत सारे दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सिर्फ एक ही दस्तावेज अब काफ़ी होगा। वो दस्तावेज होगा परिवार पहचान पत्र। इसी दस्तावेज से आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस परिवार पहचान पत्र में परिवार के समेत जो भी दस्तावेज है सबको एकीकृत जानकारी इसमें रहेगी। इसका शुभारंभ वहां के CM यानी हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला से किया। फिलहाल इस योजना से अभी 4
ये जो परिवार पहचान पत्र यानी इस दस्तावेज से अभी 4 योजनाओं को जोड़ा गया है। कौन कौन है? तो पहला मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, दूसरा वृद्धा अवस्था सम्मान भत्ता योजना, तीसरा दिव्यांग जन पेंशन योजना और चौथा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना। फिलहाल इन 4 योजनाओं को इसमें जोड़ा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने बोला कि बहुत जल्द यानी 2-3 मंथ में ही जो भी योजनाएं होंगी सबको इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करना न भूलेंगे। आपका कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देंगे। वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग करेंट अफेयर का क्यूज करवाते हैं, आप क्यूज दे सकते हैं वहाँ पर। टेलीग्राम ग्रुप में सब्जेक्ट वाइज भी क्यूज करवाया जाता है, तो उसको भी आप दे सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। यह चैनल सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा चलाया जाता है, तो आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी रणनीति चाहिए वो भी आपको यहाँ से मिल सकता है। अगर दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।